मित्रों नमस्कार। मैं ब्रजेश कानूनगो। हम लोग आज शरद जोशी जी को याद कर रहे हैं। उनकी भाषा को लेकर, उनकी कुछ रचनाओं को लेकर बात करने की कोशिश करता हूँ। मैंने लिखा है, शरद जोशी भाषा के मैदान में शब्दों से खेलना जिनकी आदत थी। खिलाड़ी आजकल अपने जूतों पर पर्याप्त ध्यान देते हैं। खेल कैसा भी हो, जूते अच्छे होना चाहिए। व्यंगकार शरद जोशी ऐसे खिलाड़ी थे जो हमेशा दूसरों के जूतों में छेद ढूंढते रहे। जूता चाहे साहित्य का हो, संस्कृति का हो, व्यवस्था का हो, राजनीति का हो या खेल जगत का रहा हो, जब भी कहीं उन्हें फटा जूता नजर आया, उन्होंने अपना रचनात्मक पैर फंसा दिया। उनका लेखन हमेशा ऐसे जूते तलाशता रहता था जिसमें पर्याप्त छेद हों। फटे जूतों की कभी कमी नहीं रही इस देश में। फटे जूते नजर आते रहे, शरद जी का व्यंग समृद्ध होता रहा। जूते में हुए छेदों से यहाँ आशय सिर्फ उन विसंगतियों से है जिनके कारण समाज में विकार पैदा होता है। विसंगतियों पर प्रहार करना व्यंग की अनिवार्य शर्त होती है। हर व्यंगकार विसंगति पर चोट करता है, किंतु शरद जोशी के लेखन में एक अलग रचनात्मकता होती थी, कलात्मकता होती थी। उनकी रचनाओं की भाषा में एक ऐसी लय होती थी जैसी किसी श्रेष्ठ फुटबॉल या हॉकी खिलाड़ी के खेल में होती है। शब्दों की ड्रिबलिंग करते हुए वे सीधे गोल के अंदर पहुंच जाते थे। शब्दों की यही ड्रिबलिंग उनकी अनेक रचनाओं में कई जगह मौजूद है। सच तो यह है कि जिन रचनाओं में वे शब्दों के साथ इस प्रकार खेले हैं, वे बड़ी प्रभावशाली बन पड़ी हैं। ऐसी कुछ रचनाओं के उल्लेख के साथ मैं अपनी बात कहने की कोशिश करता हूँ। हा हॉकी, यह रचना में जहां वे भारतीय हॉकी की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त करते हैं, वहीं हॉकी शब्द की भी चीरफाड़ कर डालते हैं। हॉकी के हा के संदर्भ में वे कहते हैं, इस हा को समझें जिसमें आ की मात्रा उतनी नहीं है जितनी जा में होती है, बल्कि उससे कहीं गहरी और लंबी है। हा हा को आप इस तरह कहें कि ठंड के दिनों में मुंह की सांस कोहरे में अटक कर भाप की तरह लगे। मेरा हा वैसा ही है, वही है हा हाकी। 48-49 के वर्षों के हा बापू की लेवल पर देखिए, इसे हाय हाकी कहकर मत टालिए। यह हा है, यह वह हा है जो किसी देश के इतिहास में एक दशक में एक बार और भारतीय इतिहास में 4-5 बार फूटता है। हाँ, महसूस कीजिए कि दर्शकों में आप भीष्म पितामह हैं और यह आखिरी तीर है जो पूरे महाभारत का मजा खत्म होने के बाद आपको लगा है, और उसके बाद आप धराशायी हो जाएंगे। हाँ अंत शैली में, हाँ व्यंग, माथा ठोकने के लिए जी कर रहा है। तेरी सफलता के लिए इतनी असफलताएं, हाँ हाँ की, तूने खूब की, भारी की, टीम की तो की ही, पूरे देश की। हा की रचना में शब्दों की ड्रिबलिंग है, वहीं शरद जोशी अपने लेख ट ठ ड अथवा ढ पर भाषण में शब्दों का पूरा फुटबॉल ही खेल पड़ते हैं। भाषण का ऐसा शाब्दिक खाका ढालकर वे सामने रख देते हैं जो किसी भी अवसर पर दिया जा सकता है। बगैर किसी ज्ञान या विषय वस्तु की जानकारी के बिना भाषण जहाड़ देने वाले महावक्ताओं पर व्यंग का पेनल्टी कॉर्नर ठोकने के साथ ही भाषाई फुटबॉल का मैच वे बड़ी आसानी से जीत जाते हैं। कहते हैं, आप भाषण देने खड़े हों ऐसे कि आप पर बहुत कुछ लदा है। हाथी की चाल से धीरे धीरे मंच तक पहुँचें। एक क्षण के लिए उस महापुरुष की हार से टंगी तस्वीर को देखें और फिर उपस्थित श्रोताओं की ओर। फिर अध्यक्ष को कनखियों से देख धीरे से कहें, अध्यक्ष महोदय, भाइयों और बहनों, एक क्षण चुप रहें, थूक निगलें, हाथ पीठ पर बांधें, झुककर अपने पैर के अंगूठे की ओर देखें और कहें कि आज हम ऐसे ऐसे महापुरुष का जन्मदिन या जो भी दिन हो मनाने के लिए एकत्र हुए हैं जो आज हमारे बीच नहीं है। जाहिर है तभी यह सभा हुई है, नहीं तो काहे को होती। आप में से बहुत से व्यक्तियों ने इस स्वर्गीय आत्मा जिसे हम आगे
ड कहेंगे, ड के विषय में पढ़ा होगा, उनके बारे में जाना है, समझा है, प्रेरणा ली है। हमारे देश में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है, राम, कृष्ण, महावीर, गांधी, टैगोर। ड हमारे इतिहास के एक ऐसे देदीप्यमान नक्षत्र हैं जिनकी चमक कभी कम न होगी। यूँ तो श्री ड के बारे में अनेक बातें कही जा सकती हैं, खासकर उनके जीवन और विचारों को लेकर, क्योंकि मैं इन सब में विस्तार में नहीं जाकर, क्योंकि मेरे बाद अनेक वक्ता हैं जो ड के जीवन पर प्रकाश डालेंगे। ड के विचारों को समझाने के लिए उन परिस्थितियों को समझना होगा जो उस समय थी जब ड ने जन्म लिया, और उस जीवन को समझना होगा जो ड ने बिताया। हर महापुरुष के समय कोई विशेष परिस्थितियां होती हैं और महापुरुष किसी न किसी तरह जीवन को बिताता ही है। इस तरह शरद जोशी एक ऐसा भाषण लिखते हैं जो 2-3 घंटे तक प्रस्तुत किया जा सकता है। श्रीमान ड के बारे में जाने बगैर शरद जी का शब्दों से खेलने का यह कौशल उस समय शिखर पर था जब वे मंच से बोफोर्स नामक रचना सुनाते थे। रचना का हर वाक्य बोफोर्समय होता था। उनका बस चलता तो वे शब्दकोश के सारे शब्दों को एक ही शब्द दे डालते, बोफोर्स। जैसे ये शब्द हर शब्द का पर्यायवाची हो। शरद जोशी ही हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार, कमीशन और बोफोर्स को एकाकार करके रख दिया था। इस प्रकरण पर उन्होंने 20 व्यंग लिख डाले। आज जो स्थितियां हैं उनकी रचनाएं उतनी ही प्रासंगिक हैं जैसी तब हुआ करती थीं। शब्दों से खिलवाड़ की ये प्रकृति नेतृत्व की ताकत शीर्षक रचना में बहुत अर्थपूर्ण रूप से सामने आती है। नेता शब्द का विश्लेषण करते हुए कहते हैं, नेता शब्द 2 अक्षरों से मिलकर बना है, ने तथा ता। एक दिन ये हुआ कि नेता का ता खो गया, सिर्फ ने रह गया। इतने बड़े नेता और ता गायब। नेता का मतलब होता है नेतृत्व करने की ताकत। ताकत चली गई, सिर्फ नेतृत्व रह गया। ता के साथ ताकत चली गई, तालियां खत्म हो गई जो ता के कारण बचती थी। जिसका ता चला गया उसकी सुनता कौन है। नेता ने सेठ जी से कहा, यार हमारा ता गायब है, अपने ताले में से ता हमें दे दो। सेठ ने कहा, यह सच है कि ले की मुझे जरूरत रहती है, क्योंकि दे का तो काम ही नहीं पड़ता। मगर ताले का ता चला गया तो लेकर रखेंगे कहाँ? सब इनकम टैक्स वाले ले जाएंगे। तू नेता रहे कि न रहे, मैं ताले का ताल हरगिज नहीं दूंगा। ता मेरे लिए जरूरी है। कभी तालेबंदी करना पड़ी तो। एक दिन उसने अजीब काम किया। कमरा बंद कर जूता में से ता निकाला और ने से चिपका दिया। फिर नेता बन गया। जब भी संकट आएगा, नेता का ता नहीं रहेगा, लोग निश्चित ही जूता हाथ में लेकर प्रजातंत्र की प्रगति में अपना योगदान देंगे। कितना सही कहा था शरद जोशी ने। जूते द्वारा प्रजातंत्र के योगदान पर आज की कहानियां क्या सचमुच उल्लेख करने लायक नहीं? नए शब्द, नए मुहावरे गढ़ने की ललक उनमें सदैव दिखती थी। इसी ललक को वे अपने निबंध तलाश कुछ शब्दों की में प्रकट करते हैं। कहते हैं, कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो अपने लिए एक शब्द चाहती हैं। समस्या है शब्द की। अनेक बातें हैं जिनके लिए आज शब्द नहीं है। नींद में दांत पीसना, बैठे बैठे यह हिसाब लगाना कि पिताजी मरेंगे तो क्रियाक्रम में कितने रुपए खर्च होंगे। शत्रु की पत्नी की सुंदरता पर प्रशंसा भरी जलन। हिंदी बड़ी समृद्ध भाषा है जिसमें सिट पिटाना जैसे शब्द हैं, मगर बदलते समय के साथ हर भाषा को नई दुर्दशाओं के अनुकूल शब्दों की आवश्यकता होती है। आज हमारे बीच शरद जोशी नहीं है, इसलिए हमें भ्रष्टाचार के कारण मंत्रियों के जेल जाने की प्रक्रिया तथा जेल जाने पर अचानक हृदय रोग होने की बीमारी के लिए उचित शब्द नहीं मिल पा रहे। शरद जी के बाद व्यंग्य में भी नए शब्दों के निर्माण की पर मंदी की छाया स्पष्ट दिखाई दे रही है। शरद जी ने ऐसे अनेक विषयों को अपनी रचनाओं का विषय बनाया जो व्यंग्य के परंपरागत विषयों के से बिल्कुल अलग रहे। निसंदेह उनके पीछे उनकी तीखी नज़र, चुटीली भाषा और शब्दों की यह खिलंदड़ी रही है जिसके कारण वे ऐसा कर सके। भारतीय जीवन दर्शन तक को माध्यम बनाते हुए बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी शैली में व्यंग करते हुए ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम के निराशाजनक प्रदर्शन पर दुखी होकर उन्होंने लिखा था,
खेलों में हार जीत तो होती ही रहती है, खेलों में हार जीत तो होती ही रहती है। असली बात है खेलों में भाग लेना। हमारा काम है वहां जाना और अपनी खेल भावना का प्रदर्शन करना कि लो हम आ गए, अब हमें हराओ। गोल्ड मेडल के मुंह में हम प्रायः नहीं फंसते। ये भारतीय जीवन दर्शन के विरुद्ध है। यह भारतीय जीवन दर्शन के विरुद्ध कि सोना चांदी आदि जो भौतिक माया मोह है उसके पीछे हम दीवाने हों, परेशान हों, इसलिए पदक हमें नहीं मिलते। यह घटियापन हम में नहीं है कि एक सोने के टुकड़े के लिए सबसे आगे दौड़ रहे हैं। शरद जी के मन की पीड़ा शब्दों के जरिए प्रकट होकर पाठकों और श्रोताओं को भीतर तक उद्वेलित कर देती थी। व्यंग लेखन का यह योद्धा भाषा के मैदान में शब्दों का सार्थक खेल प्रतिदिन खेलता रहा। साहित्य के अखाड़े में भले ही कुछ आयोजकों ने परहेज किया हो, लेकिन इस एकलव्य ने कभी किसी प्रतियोगिता में उतरने की चाह नहीं रखी। जहाँ भी विसंगति का कुत्ता भौंकता नजर आया, उसने अपना तरकश खाली कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।